Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि किताब खुद में परिवर्तन लाने का ईंधन है। जितना पढ़ोगे उतने बड़े बदलाव की रेखा खींच पाओगे। जी हाँ, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए आपके बीच में लेकर आ गई हूँ 6 to 12 की एनसीईआरटी है, जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए चैप्टर वाइज मैं आपके बीच लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 मिट्टियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे कि भारतीय मिट्टी की एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथन किस मिट्टी से संबंधित है? तो कह रहा है ए, लैटेराइट मिट्टी से। पहला कह रहे कि अपने गहरे लाल रंग और सतही बनावट के संदर्भ में यह मिट्टी ईंट जैसी दिखती है। यह अत्यधिक निच्छालित मिट्टी है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मृदा का रंग लाल होता है। यह व्यापक रूप में केरल में पाई जाती है। तो ये इसका आंसर किससे है? तो कह रहे कि ए है, लैटेराइट मिट्टी से संबंध है। ये सभी लैटेराइट मिट्टी की विशेषताएं हैं। इसका विकास अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। भारी वर्षा के कारण पानी में घुलनशील अन्य खनिज घुलकर नीचे चले जाते हैं और लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम से समृद्ध मिट्टी ऊपर ही रह जाती है, जो इस मिट्टी को ईंट की भांति लाल रंग और बनावट प्रदान करती है। एक बार पुनः देखें। कह रहे कि ये सभी लैटेराइट मिट्टी की विशेषताएं हैं। इसका विकास अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। भारी वर्षा के कारण पानी में घुलनशील अन्य खनिज घुलकर नीचे चले जाते हैं और लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम से समृद्ध मिट्टी ऊपर ही रह जाती है, जो इस मिट्टी को ईंट की भांति लाल रंग और बनावट प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परत अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा। परत अपरदन खड़ी ढालों पर सामान्य है। परत अपरदन खड़े ढालों पर सामान्य है। परत अपरदन उत्खात भूमि से संबंधित है। परत अपरदन शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। तो ये इसका आंसर डी है, 1, 2, 3। मिट्टी हटाने और इसका परिवहन करने की अपनी क्षमता के कारण वायु और जल मृदा अपरदन के शक्तिशाली एजेंट हैं। जहां वायु अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, वहीं बहते पानी से होने वाला अपरदन आर्द्र क्षेत्रों में अधिक सक्रिय है। जल अपरदन मुख्य रूप से परत और अवनलिका अपरदन के रूप में होता है। जहां परत अपरदन समतल भूमि पर होता है, वहीं अवनलिका अपरदन खड़ी ढाल पर समान है। उत्खात भूमि स्थलाकृति अवनलिका अपरदन से संबंधित है, क्योंकि क्षेत्र में बड़ी संख्या में गहरी अवनलिकाओं या बीहड़ का विकास हो जाता है। बीहड़ चंबल बेसिन में बड़े पैमाने पर है, इसलिए कोई भी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण पद्धति अवनलिका अपरदन की रोकथाम के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है डी, आश्रय पट्टिकाएं बनाना। अवनलिका अपरदन को रोकने और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए आश्रय पट्टिकाओं या शेल्टर बेल्टों को छोड़कर उल्लिखित की गई सभी पद्धतियों को लागू किया जा सकता है। अंगुली अवनलिकाओं या फिंगर ग्लिस को वेदिकाकरण या टेरेसिंग द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अत्यधिक बड़ी अवनलिका में रोधी बांधों की श्रृंखलाएं निर्मित कर जल के अपरदनकारी वेग को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? कह रहा है बी, दूसरा और तीसरा। इन मृदाओं में पोटास होता है, किंतु इनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन का अभाव होता है। इन्हें रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका बी है। तो आपने देखा, काली मृदा आर्द्र होने पर
फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर सिकुड़ जाती है, इसलिए शुष्क मौसम के दौरान इन मृदाओं में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती है। इस प्रकार इनमें एक प्रकार की स्वतः जुताई हो जाती है। रासायनिक रूप से काली मृदाएं चूना जो है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। उनमें पोटास भी होता है, किंतु इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग अति प्रवण या खड़ी ढालों तक अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर संरक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका जो आंसर है बी, पहला, दूसरा, तीसरा। पट्टीदार खेती, सामुच्च मेड़बंदी, कंटूर बंडिंग और सामुच्च सीढ़ी नुमा खेती, कंटूर टेरेसिंग। आश्रय पट्टिकाओं या शेल्टर बेल्ट्स का प्रयोग शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि को रेत के टीलों की अतिक्रमण से संरक्षित करने के लिए किया जाता है। पट्टीदार खेती कृषि की एक पद्धति है जिसमें लंबी संकीर्ण पट्टियों में विभाजित खेत की खेती की जाती है। ढलानों के अत्यधिक खड़ी होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। आश्रय पट्टिकाओं या शेल्टर बेल्ट्स का प्रयोग शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि को रेत के टीलों के अतिक्रमण से संरक्षित करने के लिए किया जाता है। पट्टीदार खेती कृषि की एक पद्धति है जिसमें लंबी संकीर्ण पट्टियों में विभाजित खेती की जाती है। ढलानों के अत्यधिक खड़ी होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है रासायनिक उर्वरक मृदा के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण हानिकारक है? तो इसका जो है कि आंसर सी होगा। वे मृदा को कठोर करते हैं और दीर्घ अवधि के रूप में इसकी उर्वरता कम करते हैं। कार्बनिक खाद की अनुपस्थिति में रासायनिक उर्वरक मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। इसका कारण यह है कि जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, रसायन इसे कठोर करते हैं और दीर्घ अवधि में मृदा की उर्वरता कम करते हैं। लवणता की वृद्धि मुख्य रूप से अत्यधिक सिंचाई के कारण होती है। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन की मात्रा को कम नहीं करते। मृदा शिथिलता में उर्वरता का ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मृदा के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित मृदा प्रकारों में से कौन सी उपर्युक्त विशेषताओं के द्वारा सर्वोत्तम रूप से वर्णित है? तो कह रहे कि लवणी मृदा से संबंधित है। यह कैसे, देखिए, कह रहे कि यह बंजर है तथा इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। जो है कि लवणी मृदा बंजर है, इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इसमें नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की कमी है, परंतु सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम की प्रचुरता है। इसमें नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की कमी है, किंतु सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता है। भारत में पश्चिमी गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में पश्चिमी गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाई जाती है। लवणी मृदा को ऊसर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए बंजर होती है तथा उसमें कोई वनस्पति नहीं उगती है। शुष्क जलवायु तथा कमजोर अपवाह तंत्र के कारण उसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह शुष्क, अर्धशुष्क तथा जल जमाव वाले दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमट तक हो सकती है। इनमें नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की कमी होती है। लवणीय मृदा का प्रसार गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, यूक्रेन की ब्लैक अर्थ या चरनोजम मृदा और भारत की काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा ए है, केवल पहला सही है। दोनों कैल्शियम में समृद्ध है। ब्लैक अर्थ या चरनोजम मृदा ह्यूमस और कैल्शियम की समृद्धि होती है।
हालांकि काली मृदा लोहा, कैल्शियम, लाइम, पोटास में समृद्ध होती है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, इसलिए पहला सही है। ब्लैक अर्थ मृदा अनिच्छालित मृदा है। हालांकि भारत की काली मिट्टी में निच्छालन के कारण बहुत कम ह्यूमस सामग्री पाई जाती है। दोनों ही मामलों में काला रंग खनिज संरचना से जुड़ा हुआ है, न कि ह्यूमस के साथ। भारत के मामले में यह लोहा और एल्युमिनियम का यौगिक टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट है। लोहा और एल्युमिनियम का यौगिक है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुष्क मृदा में कंकर की परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला, वे उच्च कैल्शियम सामग्री के कारण बनते हैं। शुष्क मिट्टी का निचला स्तर नीचे की ओर बढ़ती कैल्शियम की मात्रा के कारण कंकड़ परतों से घिरा है। शुष्क मिट्टी का निचला परत स्तर नीचे की ओर बढ़ती कैल्शियम की मात्रा के कारण कंकड़ परतों से घिरा है। तीसरा सही नहीं है, क्योंकि निम्न सीमा में कंकड़ स्तर का गठन जल के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है, और इस तरह जब इस मृदा में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है तो मृदा की नमी पौधों की अस्थायी विकास के लिए आसानी से उपलब्ध होती है। शुष्क मृदा विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में विकसित है, जो शुष्क स्थलाकृति की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। इस मृदा में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ का अभाव होता है। पंजाब और हरियाणा में जलवायु परिस्थितियां अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदा में केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिसका परिणाम मृदा के शीर्ष स्तर पर लवण का निक्षेपित होना है। शुष्क मृदा विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में विकसित है, जो शुष्क स्थलाकृति की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। इस मृदा में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ का अभाव होता है। पंजाब और हरियाणा में जलवायु परिस्थितियां अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदा में केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिसका परिणाम मृदा के शीर्ष स्तर पर लवण का निक्षेपित होना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल और पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है पहला और दूसरा। ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों से विकसित होती है। ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों में से विकसित होती है। तो इसका जो कथन ए सही है। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लाल मृदा मृदा का प्रकार है जो गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु में मिश्रित या पर्णपाती वनों में वृक्षों के नीचे विकसित होती है। इसमें पतली कार्बनिक खनिज परतें होती है, जो एक पीली भूरी निच्छालित परत के ऊपर होती है। कथन दूसरा सही है, क्योंकि लाल मृदा क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के एक व्यापक विसरण के कारण मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। यह पीली दिखाई देती है जब यही विसरण जलयोजित हाइड्रेटेड रूप में होता है, तो बारीक कणों वाली लाल और पीली मृदा समांतर उपजाऊ होती है। शुष्क उच्च भूमि क्षेत्रों में पाई जाने वाली मोटी मृदा की उर्वरता निम्न होती है। यह तीसरा सही नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप से लेटराइट मृदा न कि लाल एवं पीली मृदा घर के निर्माण में उपयोग हेतु ईंटों के रूप में काटी जाती है। ये मृदा आसानी से एक कुदाल से काटी जा सकती है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर ये लोहे जैसे कठोर हो जाती है। ये मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन क्षेत्रों में पीट मृदा पाई जाती है उन क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी स्थिति यहाँ पाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा बी, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा है कि अत्यधिक वर्षा ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है। पीट मृदा कह रहे कि जिन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, कह रहे जिन क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक वहाँ पीट मृदा पाई जाती है,
और इसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है। तो कह रहे हैं कि पीट मिट्टी बिहार के उत्तरी क्षेत्र, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के क्षेत्रों में स्थित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों, जहां वनस्पति का अच्छा विकास है, में व्यापक रूप से मिलती है। इस प्रकार मृदा कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा इन क्षेत्रों में जम जाती है, जिसमें इस मिट्टी में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता बनी रहती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ 40 से 50% तक हो जाता है। ये मिट्टी सामान्य रूप से भारी और काले रंग की होती है। कई जगहों पर ये क्षारीय भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो ये है डी, पहला, दूसरा, तीसरा। रेंगूर काली मृदा, ऊसर लौड़ी मृदा, कारी पीट मृदा। तो इसका पहला सही है, क्योंकि ये रेंगूर मृदा या काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। रेंगूर मृदा या काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी आमतौर पर चिकनी, गहरी और अपारगम होता है। युग्म दूसरा सही है, ये ऊसर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है। लौड़ी मिट्टी बड़ी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम धारण करती है। इस प्रकार ये अनुपजाऊ है तथा इनमें किसी वनस्पति का विकास नहीं होता है। तीसरा सही है, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वनस्पति की पर्याप्त वृद्धि होती है। इसे केरल में कारी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि पहला केवल सही है, वो है ये पंजाब हरियाणा के मैदानी इलाकों में मौसमी पहाड़ी धारा है। मौसमी पहाड़ी धारा है। कह रहे कि ये बड़ी संख्या में मौसमी पहाड़ी प्रचंड धाराएं हैं। बड़ी संख्या में मौसमी पहाड़ी प्रचंड धाराएं हैं जो शिवालिक श्रेणी को छोड़कर समतल मैदान में प्रवेश करती है। आसपास के क्षेत्रों में होने वाली भारी वर्षा के कारण इन धाराओं में अत्यधिक मात्रा में जल भरा होता है तथा ये अपने साथ बालू और सिल्ट की भारी मात्रा में प्रवाहित करते हैं। ये जब मैदान की ओर चलती है तो काफ़ी उग्र होती है। ये मैदानों में चोस के नाम से जानी जाती है, जहाँ इनकी तली चौड़ी, गुथी, छिछली और रेतीली होती है। चोस ने उपजाऊ मैदानों के बड़े भाग को बंजर बना दिया। चोस 3 प्रकार से भूमि को बंजर बनाने का कार्य करती है। पहाड़ियों के निकट पार्श्व संरक्षण, 400 के चोस के प्रसार से एक बड़े क्षेत्र में हल्के रेत का प्रसार होता है, पौने जो दूर के स्थानों तक रेत ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से सूक्ष्म जीव मृदा के विकास में योगदान देते हैं? तो कह रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीव मिट्टी के अनुमानित 3/4 चयापचय गतिविधि के लिए उत्तरदायी है। ये सूक्ष्म जीव मृत जीवों से पोषक तत्व मुक्त करने में सहायता करते हैं। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, एक्सिनोसाइटिस और अन्य मामूली जीव मिट्टी के विकास में भूमिका निभाते हैं। विषाणु मिट्टी के विकास में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास और अस्तित्व के लिए इन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि मृदा अपरदन भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होती है। मृदा परत अपरदन, जो परतदार अपरदन है, वो भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होती है। मिट्टी का प्रतिस्थापन आसानी से दृष्टिगोचर नहीं होता है। यह हानिकारक है, क्योंकि इसमें महीन और अधिक उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बन जाती है। अवनलिका अपरदन खड़ी ढलानों पर है। वर्षा से गहरी बनी अवनलिकाएं कृषि भूमि को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है और खेती के लिए उन्हें अनुपयुक्त बना देती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मृदा की घटती हुई उर्वरा शक्ति की समस्या को निम्नलिखित में से किन संरक्षण उपायों द्वारा सुलझाया जा सकता है? तो कह रहे हैं कि बी, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा
पहला परिरेखा जुताई, दूसरा है जो है कि अवनलिका के किनारे मेड़ों का निर्माण, और चौथा है गाय के गोबर तथा जिप्सम का प्रयोग, पांचवा है वायुरोधकों का निर्माण। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं: वनीकरण, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, परिरेखीय जुताई, पट्टीदार स्ट्रिप खेती, बाढ़ों पर नियंत्रण, झूम खेती पर प्रतिबंध, लंबे समय से बंजर पड़े क्षेत्रों को पुनः कृषि योग्य बनाना तथा जिप्सम इत्यादि के प्रयोग द्वारा लवणी तथा क्षारीय मृदा की गुणवत्ता में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में रेंगूर मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा तो इसका आंसर है केवल दूसरा सही है। केवल इसमें दूसरा सही है कि दक्कन क्षेत्र में सूखे तथा गर्म मौसम के कारण यह वर्षा पोषित फसलें उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। काली मृदा जो है कह रहे कि काली मृदा रेंगून मृदा दक्षिण के पठारों तथा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है तथा मृत्तिकामय एवं अप्रवेश दोनों ही प्रकृति की होती है। चिपचिपी तथा गीली होने पर ये फूल जाती है तथा सूखी होने पर सिकुड़ जाती है। इसमें दरारें पड़ जाती है जिसमें जुताई में आसानी होती है। काली मृदा की ये अनोखी विशेषता तथा मंद अवशोषण तथा अपेक्षाकृत कम आर्द्रता के नाश से आर्द्रता को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता करती है तथा सूखे मौसमों में भी वर्षा पोषित फसलों को उगाने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में सिंचित कृषि भूमि क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो कह रहे मृदा की क्षारीयता तथा लवणता। कौन सा भारत के सिंचित कृषि भूमि क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो मृदा की क्षारीयता तथा लवणता। सिंचित तथा कृषि योग्य भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरा शक्ति क्षारीयता तथा लवणता के कारण समाप्त हो गई है। लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि की उर्वरा शक्ति क्षारीयता तथा लवणता के कारण, 70 लाख हेक्टेयर भूमि की उर्वरा शक्ति जल जमाव के कारण। मृदा की क्षारीयता और लवणता है तो इसमें कह रहा है कि सिंचित तथा कृषि योग्य भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरा शक्ति क्षारीयता तथा लवणता के कारण समाप्त हो गई है। लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि की उर्वरा शक्ति क्षारीयता तथा लवणता के कारण और 70 लाख हेक्टेयर भूमि की उर्वरा शक्ति जल जमाव कारण। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधियां हैं? तो कह रहे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सामोच्च जुताई, वेदिका सीढ़ीदार खेती और बांधों का निर्माण और पट्टीदार खेती। मृदा संरक्षण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, मृदा अपरदन और उर्वरता समाप्ति की रोकथाम करने और मिट्टी की निम्नीकरण स्थिति में सुधार करने की क्रियाविधि है। मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियां हैं जैसे कि सीढ़ी नुमा खेती। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जाता है जो बांध के रूप में कार्य करते हैं। ये सीढ़ीदार खेत मृदा अपरदन और बहते जल को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। सामोच्च जुताई, ढाल के सामोच्च के साथ जुताई से बहते पानी या भूपृष्ठीय अपवाह द्वारा बहाकर दूर ले जाने की रोकथाम होती है। अवनलिका भराई, भारी वर्षा के दौरान जल अपरदन के कारण मिट्टी में बनी अवनलिकाओं को गाद निक्षेपण में भरा जाता है। बांधों का निर्माण, नदियों से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए नदियों के ऊपरी मार्ग में बांध बनाए जाते हैं। मृदा संरक्षण की अन्य विधियां आश्रय पट्टिका, पट्टीदार खेती और वृक्षारोपण है। क्वेश्चन नंबर 20, जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे पहला और दूसरा। ये संपूर्ण उत्तरी मैदान को कवर करती है। ये समानतः पोटाश से समृद्ध होती है। यह व्यापक रूप से विस्तृत और महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में समूचा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। इसे 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा निक्षेपित किया जाता है। दूसरा सही है, जलोढ़ मृदाएं समानतः पोटाश और चूना में समृद्ध होती है लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है।
तीसरा है कि बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष निक्षेपित महीन गाद के कारण जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। गंगा के डेल्टा क्षेत्र की जलोढ़ को छोड़ दिया जाए तो इन मृदाओं में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की रबी और खरीफ फसलों के लिए अनुकूल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक प्रकार की मृदा की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं पीटमय मृदा, ह्यूमस और ये पीटमय मृदा के लिए है कि ये ह्यूमस और अकार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होती है। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होती है, अत्यधिक अम्लीय होती है, बिहार की उत्तरी भागों और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप में पाई जाती है। पीट मृदा उच्च वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो पीट मृदा है उच्च वर्षा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वनस्पति का अच्छा विकास होता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में मृत जैविक पदार्थों का अत्यधिक निक्षेप पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ह्यूमस और जैविक पदार्थों में समृद्ध मृदा का निर्माण होता है। इसमें 10 से 40% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह व्यापक रूप से बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु और केरल के कोट्टायम और अलाप्पुझा जिले में पाई जाती है, जहां इसे कारी कहा जाता है। पीटमय मृदा काली, नमीयुक्त और दलदली होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, जो अपघटन की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, काली मृदा निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो काली मृदा निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है? तो कह रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। काली मृदा चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। उनमें पोटास भी पाया जाता है, लेकिन उनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ का अभाव होता है। मिट्टी का रंग गहरे काले में भूरे रंग का होता है। दक्षिण पठार का अधिकांश भाग, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग सम्मिलित है, काली मृदा से आच्छादित है। काली मृदाएं चूने, लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। उनमें पोटास भी पाया जाता है, लेकिन उनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ का अभाव होता है। मिट्टी का रंग गहरे काले से भूरे रंग का होता है। दक्षिण पठार का अधिकांश भाग, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग सम्मिलित है, काली मृदा से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक उपाय मृदा अपरदन को कम करने के लिए अपनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, पहला और दूसरा, मिश्रित फसल और फसल चक्रण। मृदा अपरदन वास्तव में दोषपूर्ण क्रियाविधियों के कारण बढ़ रहा है। मृदा अपरदन वास्तव में दोषपूर्ण क्रियाविधियों के कारण बढ़ रहा है। अतिचारण और स्थानांतरित कृषि ने भारत के कई भागों में भूमि के प्राकृतिक आवरण को प्रभावित किया है, एवं इसके कारण व्यापक स्तर पर अपरदन को बढ़ावा मिला है। सामुच्च निर्माण, सामुच्च वेदिकाकरण, विनियमित वानिकी, नियंत्रित चारण, आच्छादन, सस्यन, मिश्रित फसल, फसल आवर्तन इत्यादि मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः अपनाए जाने वाले कुछ उपचारात्मक उपाय हैं। मिश्रित फसल 2 या 3 फसलों को एक साथ एक ही भूमि पर बोने की प्रणाली है, जिनमें से एक मुख्य फसल होती है और अन्य उप फसलें होती हैं। फसल आवर्तनिक यह कृषि की ऐसी पद्धति जहां एक खेत पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक के बाद एक उगाया जाता है, जिसमें मृदा स्वस्थ और उपजाऊ बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल और पीली मृदा लौह तत्व के व्यापक विसरण के कारण लाल प्रतीत होती है। यह पीली उस समय प्रतीत होती है जब यह जलयोजित रूप में पाई जाती है। रवेदार और कांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण यह मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। जलयोजित रूप में होने पर यह पीली दिखती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मिट्टी समानतः उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मोटे कणों वाली मिट्टी में कम उर्वरता होती है।
तो 24 का बी है, ये जलयोजित रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मृदा के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। तो कह रहे काली मृदा का है, यह नम काली मृदा जो होती है नम होने पर फूल कर चिपचिपी हो जाती है और शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है। जो काली मृदा होती है नम होने पर फूल कर चिपचिपी हो जाती है और शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है। यह अत्यधिक लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और कथन जो है कि इसका आइए देखिए व्याख्या देखते हैं। काली मृदा या काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी या काली कपास मृदा के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी सामान्यतः चिकनी, गहरी और अपारगम होती है। गीली होने पर काली मिट्टी फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। शुष्क मौसम के दौरान इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इसकी विशेषता नमी का धीमा अवशोषण और हानि होता है। काली मिट्टी बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जिससे शुष्क मौसम के दौरान भी टिके रहने में फसलों यहाँ तक कि वर्षा सिंचित फसलों को सहायता मिलती है। काली मिट्टी दक्कन के अधिकांश पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के भाग, गोदावरी का ऊपरी भाग और कृष्णा नदी की घाटी और तमिलनाडु के कुछ भाग सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मृदा सर्पण का संदर्भ किससे है? तो मृदा जो सर्पण है वो पहाड़ियों के ढलानों से नीचे की ओर मृदा का मंद एवं क्रमिक संचलन। मृदा सर्पण पहाड़ियों की ढाल पर नीचे की ओर मिट्टी का धीमी क्रमिक लेकिन कम या अधिक निरंतर गति को संदर्भित करता है। यह गति बहुत स्पष्ट नहीं होती है, विशेषकर जब ढलान बहुत मंद होती है तो या जब मिट्टी अच्छी तरह से घास या अन्य वनस्पतियों से ढकी होती है तो मृदा सर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूआकृतिक विशेषता, निर्माण की प्रकृति। निर्माण की प्रकृति जो है कि निर्माण की प्रकृति निम्नलिखित में से इस कह रहे कि निम्नलिखित में जो है कि युग्मों पर विचार कीजिए। भू आकृतिक विशेषता, निर्माण की प्रकृति। तो इसमें जो है कि आंसर होगा ए, पहला दूसरा सही है। हिमालय बहिर्जात और अंतर्जात विवर्तनिक बल है। हिमालय जो है बहिर्जात और अंतर्जात विवर्तनिक बल है। और दूसरा है कि उत्तरी मैदान भू अवनतिक अवनमन में निक्षेप। व्याख्या देखते हैं। कह रहे किसकी क्रिया के कारण लवड़ी मृदा का निर्माण होता है? किसकी क्रिया मृदा की ऊपरी परत पर लवण का निक्षेपण है, जिससे मृदा लवणीय हो जाती है। यह मृदा शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों, जल जमाव वाले और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी संरचना बलुई से लेकर चिकनी दोमट तक होती है। लवड़ी को ऊसर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाल मृदा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे तीसरा। यह शुष्क कृषि के लिए आदर्श है क्योंकि ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में निर्मित होती है। पहला सही नहीं है। मृदा जो समांतर उथली होती है, जो लाल मृदा होती है समांतर उथली होती है, लेकिन इसका पीएच मान 6.6 से 8 के बीच होती है। जो पीएच मान है 6.6 से 8.0 के बीच, 8.0 के बीच होती है। अतः लाल मृदा थोड़ी क्षारी होती है। जो लाल मृदा होती है थोड़ी क्षारी होती है। इसका पीएच मान 6.6 से 8.0 के बीच होती है। 6.6 से 8.0 के बीच होती है, इसलिए लाल मृदा थोड़ी क्षारी होती है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि लाल मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 सही है क्योंकि लाल मृदा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है।
लाल मृदा पारगम होती है, इस प्रकार कम नमी हो सकती है और अतः लाल मृदा शुष्क खेती के लिए अच्छी होती है। जो लाल मृदा होती है शुष्क खेती के लिए अच्छी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के संबंध में सही है? तो इसका जो आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ की कम होता है। इसकी संरचना बारीक होती है और प्रकृति में चिकनी होती है। काली मृदा चूना, लोहा और मैग्नीशियम में बहुत समृद्ध होती है। काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है क्योंकि काली मृदा की संरचना बारीक और प्रकृति में चिकनी होती है। ज्वालामुखी चट्टानों के आच्छादन से निर्मित होने के कारण लावा मृदा चूना, लोहा और मैग्नीशियम में समृद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के विशेषताओं के संबंध में सही है? तो इसका कथन सी है, दूसरा और तीसरा। गंगा के डेल्टा को छोड़कर इसमें ह्यूमस की कमी है और तीसरा कि जलोढ़ मृदाएं शुष्क क्षेत्रों में अधिक क्षारीय है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि तटीय मैदानों सहित पूरे भारत में सभी नदीय मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्योंकि ह्यूमस समृद्ध गंगा डेल्टा को छोड़कर जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की कमी होती है क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लेटराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है कि कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। यह मुख्य रूप से उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह नमी बनाए नहीं रखती है। चाय, कॉफी, काजू की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो पहला सही है, लेटराइट उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मृदा की संरचना मोटी होती है और यह नमी बनाए नहीं रख सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें अधिकांश खनिजों और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए उपजाऊ नहीं होती है। इस प्रकार केवल चाय, कॉफ़ी, साबूदाना, काजू आदि जैसी विशेष फसलें उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन रोकने में सहायता कर सकता है? तो इसका आंसर सी है, केवल दूसरा सही, सीढ़ीदार खेती। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा क्षरण की समस्या होती है। जैविक खाद की अनुपस्थिति में भी रासायनिक उर्वरक मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं। जब तक मिट्टी पर्याप्त ह्यूमस नहीं प्राप्त करती है, रसायन उसे कड़ा बना देता है और दीर्घकाल में उसको उर्वरता कम कर देता है। सीढ़ीदार खेती और विनियमित वानिकी मृदा संरक्षण को लोकप्रिय विधियां हैं। समोच्च मेड़बंदी, समोच्च सीढ़ीदार खेत, विनियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, फसली आच्छादन, मिश्रित खेती और फसल चक्रीकरण कुछ उपचारात्मक उपाय हैं जिन्हें अक्सर मिट्टी का अपरदन कम करने के लिए अपनाया जाता है। झूम कृषि ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें व्यक्ति केवल कुछ समय बाद छोड़ने या आरंभिक उपयोग में परिवर्तन करने के लिए भूमि के टुकड़े का उपयोग करता है। इस प्रणाली में प्रायः भूमि का टुकड़ा साफ करना सम्मिलित होता है, जिसके बाद मिट्टी की उर्वरता खोने से पूर्व कई वर्षों तक लकड़ी की कटाई या खेती की जाती है। एक बार जब भूमि फसलों उत्पादन के लिए अनुपयुक्त हो जाती है तो इसे प्राकृतिक वनस्पति उगने के लिए छोड़ दिया जाता है या कभी कभी अलग दीर्घकालिक चक्रीय खेती के लिए परिवर्तित किया जाता है। पुनरुत्पत्ति की पूरी अवधि के बिना भूमि पोषक तत्वों की कमी से नहीं उबर पाती है। मिट्टी का अपरदन होने लगता है, मिट्टी की संरचना में गिरावट आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला और दूसरा। वे निक्षेपण मृदाएं हैं, उनकी प्रकृति रेतीले, दोमट और चिकने मिट्टी तक परिवर्तित होती है। और दूसरा कि खादर और बांगर क्रमशः नए और पुराने जलोढ़ निक्षेप है। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में बड़ी पैमाने पर पाई जाती हैं।
ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग आच्छादित करती हैं। वे नदियों और जलधाराओं द्वारा लाई व निक्षेपित की गई अवसादी मृदाएं हैं। जलोढ़ मृदाओं की प्रकृति रेतीली दोमट मृदा से लेकर चिकनी मृदा तक भिन्न होती है। दूसरा सही है, खादर नई जलोढ़क मृदा है और वार्षिक रूप से बाढ़ों द्वारा निक्षेपित की जाती है। यह महीन मिट्टी से मृदा को समृद्ध करती है। बांगर बाढ़ मैदानों से दूर निक्षेपित पुराने जलोढ़क की प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। इसका क्रम इसमें विपरीत है, अर्थात मृदा में रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निच्छालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि पहला और दूसरा। निच्छालन के कारण चूना और सिलिका बह जाते हैं। एल्युमिनियम के यौगिक पीछे बचे रह जाते हैं। लैटराइट मृदाएं भारी उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले निच्छालन से निर्मित होती है। क्योंकि निच्छालन में मृदा के विसिलिकायन या डिसिलिकेशन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इस प्रक्रिया में मृदा से चूना और सिलिका बनकर छनकर नीचे चले जाते हैं। एल्युमिनियम के यौगिक ऊपर ही रह जाते हैं। तो निच्छालन की प्रक्रिया में पोषक तत्वों का ऊपरी मृदा में बह जाना सम्मिलित होता है। पोषक तत्व मृदा से छनकर बह जाते हैं। क्योंकि लैटराइट मृदाएं भारी मौसम वर्षा के क्षेत्रों से निर्मित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों का अपक्षय और उसके बाद निच्छालन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 से लाल मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी, पहला और तीसरा। लाल मृदा जलोढ़ मृदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह निर्मित करता है। और इसके बाद तीसरा है कि जलयोजित होने के कारण यह पीले रंग की दिखाई देती है। पहला सही है, क्योंकि लाल मृदा संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है और काली मृदा क्षेत्रों के चारों ओर एक वृत्त का निर्माण करती है। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि लाल मृदा अपना लाल रंग आयरन ऑक्साइड से प्राप्त करती है। तीसरा सही है, क्योंकि लाल मृदा इसमें विद्यमान लवणों में जलयोजन हाइड्रेशन के कारण पीले रंग की प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 36, काली मृदा में खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि डी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है, काली मृदा शुष्क ऋतु में संकुचित होती है और इसमें दरारें पड़ जाती है, जो वायु के परिसंचरण में सहयोग करती है। काली मृदा शुष्क ऋतु में संकुचित हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती है, जो वायु के परिसंचरण में सहयोग करती है। दूसरा है, काली मृदा की नमी धारण क्षमता उच्च होती है। और तीसरा है कि काली मृदा गन्ने और कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। क्योंकि जो क्ले से समृद्ध 50% होने के कारण काली मृदा नम होने पर फूल जाती है। इसकी जुताई में कठिनाई आती है। शुष्क मौसम में वो फैलती हैं और उनमें दरारें उत्पन्न हो जाती है, जो वायु के परिसंचरण में सहयोग करती है। क्योंकि क्ले की अधिक मात्रा के कारण काली मृदा की सभी धारण क्षमता उच्च होती है। क्योंकि काली मृदा गन्ना, कपास, ज्वार आदि जैसे फसलों के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 37 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से मृदा का वह प्रकार कौन सा है जिसकी विशेषता उपर्युक्त कथनों द्वारा व्यक्त की जाती है? तो काली मृदा। स्वतः जोताई इसमें समृद्ध एक परिघटना है। यह ज्वालामुखी चट्टानों के आच्छादन द्वारा निर्मित होती है। यह गहरी और अभेद्य है। काली मृदा बहुत गहरी होती है। इन मृदाओं को रिंगुड़ मृदा या काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है। काली मृदा सामान्य रूप से मृण्मय, गहरी और अभेद्य होती है। नम होने पर वे फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर संकुचित हो जाती है। इसलिए शुष्क ऋतु के दौरान इन मृदाओं में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती है। इस प्रकार इनमें एक प्रकार की स्वजुताई हो जाती है। नमी की अवशोषण हानि के मंद गति के इस गुण के कारण काली मृदा बहुत लंबे समय तक नमी धारण किए रखती है।
जो विशेष रूप से वर्षा सिंचित फसलों को शुष्क ऋतु के दौरान भी जीवित बने रहने में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक उत्पादक और पोषक तत्वों से संपन्न चरनोजम मिट्टी पाए जाने की संभावना है? तो शीतोष्ण घास के मैदान। चरनोजम शीतोष्ण घास के मैदानों की मिट्टी है। जो चरनोजम है शीतोष्ण घास के मैदानों की मिट्टी है। ये यूरोप और एशियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये पोषक तत्वों से संपन्न होती है। इसमें ह्यूमस अत्यधिक होता है। यह बात इसे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन मिट्टियों में से एक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 39 से यूक्रेन की ब्लैक अर्थ है चरनोजम भारत की काली मृदा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे बी पहला सही नहीं है। तो कह रहे कि पहला दूसरा तीसरा यूक्रेन की ब्लैक अर्थ है चरनोजम और भारत की काली मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। कह रहे पहला दूसरा तीसरा तीनों सही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे ब्लैक अर्थ या चरनोजम मृदा ह्यूमस और कैल्शियम की दृष्टि से समृद्ध है। ह्यूमस और कैल्शियम की दृष्टि से समृद्ध है क्योंकि काली मृदाएं आयरन, कैल्शियम, चूना, पोटास की दृष्टि से समृद्ध होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, इसलिए सही नहीं है। ब्लैक अर्थ गैर निच्छालित मृदाएं होती है जबकि भारत की काली मृदा में निच्छालन से के कारण ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। दोनों ही प्रकरणों में काला रंग खनिज मैट्रिक्स से संबंधित होता है, न कि ह्यूमस से। भारत के प्रकरण में इसके कारण टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और आयरन, एल्युमिनियम के यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मृदाओं के क्षेत्रीय वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी पहला और दूसरा। पेडल्फर आर्द्र जलवायु पाए जाते हैं जबकि पेडोकल शुष्क। जो पेडल्फर है वो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं जबकि पेडोकल शुष्क, अर्ध शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों से संबंधित है। पेडल्फर निच्छालित मृदाएं होती है जबकि पेडोकल मृदाओं में कैल्सिफिकेशन धीर को मिलता है। क्या लिखा है इसमें? केवल पहला दूसरा सही। आइए इसका व्याख्या भी देखते हैं। मृदा के दो समूह पेडल्फर और पेडोकल है। तो मृदाएं ये उच्च अक्षांशीय शंकुधारी वनों, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों से लेकर निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय वनों और घास के मृदाओं तक विस्तारित आर्द्र जलवायु में पाई जाने वाली निच्छालित, जिसमें लवण रिस कर नीचे चले जाते हैं, मृदाएं होती हैं। पेडोकल ये शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों से संबंधित होती है। इन स्थानों पर संभावित वाष्पोत्सर्जन की मात्रा वर्षण से अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप घुलनशील खनिज और जल दोनों ही ऊपर की ओर गति करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी परतों में कैल्शियम का सांद्रण हो जाता है, जिसे कैल्सिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। ब्लैक अर्थ चरनोजम मृदाएं पेडोकल समूह की सर्वाधिक समृद्ध मृदाएं होती हैं। वे ह्यूमस से समृद्ध होती हैं और इनकी संरचना कणयुक्त और नट जैसी होती है। अत्यधिक नमी धारण क्षमता के कारण इन्हें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। यूक्रेन की स्टेपी क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन मृदाओं पर खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, जई की अत्यधिक पैदावार अथवा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 से मृदा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे केवल पहला। लाल तथा पीली मिट्टियां अपने जनक सेल से सशक्त जुड़ाव प्रदर्शित करती है। लाल तथा पीली मिट्टियां रवेदार आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। लाल तथा जो पीली मिट्टियां हैं रवेदार आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। इसका लाल रंग लोहे के रवेदार तथा कैंतरिक चट्टानों के व्यापक विसरण के कारण होता है।
जलयोजित रूप में होने पर इसका रंग पीला हो जाता है और जलोढ़ मिट्टी का अपनी जनक सेल से सबसे कम संबंध होता है। मृदा प्रोफाइल का अर्थ उदग्र दिशा में मिट्टी को विभिन्न परतों के विन्यास से है। सबसे ऊपरी परत जैविक होती है, जिसमें आंशिक रूप से अपघटित जैविक पदार्थ होते हैं जो खनिज युक्त जल पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व तथा जल से युक्त होती है। उसमें नीचे वाली परत में अदृढ़ मूल पदार्थ, जबकि मध्य परत इन दोनों परतों में संक्रमण के रूप में दिखाई पड़ता है। इन परतों की गहराई जन्म सेल के अपचयन की सीमा तथा दर पर निर्भर करती है। अपक्षय गर्म तथा आर्द्र जलवायु में तीव्र गति से होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों की मृदा प्रोफाइल में स्पष्ट प्रतीत होता है। उष्णकटिबंधीय मृदा अधिक गहरी प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है तथा टुंड्रा क्षेत्र की मिट्टी में मुख्यतः यांत्रिक रूप से टूटे पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो कह रहे ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय की मिट्टियों में जीवांश ह्यूमस की अधिकता होती है। ये जीवांश अधिकतर अनपघटित होते हैं, फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी ढाल, अधिक वर्षा, ह्यूमस के कारण वन अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित दक्षिण ट्रैप की रेंगुर काली होती है। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो कह रहे ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। दक्कन ट्रैप की रेंगुर मिट्टी काली होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काली या रेंगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम आदि में पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह, चूना, एल्युमिनियम, पोटास, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी कपास और धान की उपज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी। भारत की चंबल घाटी मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। वर्तमान समय में भारत में मृदा अपरदन की समस्या काफ़ी गंभीर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत की 60% भूमि मृदा क्षरण से ग्रसित है। रसेल के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.8 सेंटीमीटर मोटी मृदा परत का क्षरण हो जाता है। इस मृदा परत के क्षरण के लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारण उत्तरदायी है। हाल के वर्षों में मानव द्वारा कृषि भूमि के अवैज्ञानिक प्रयोग के कारण मृदा अपरदन की समस्या गंभीर होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी, एलुवियल सोइल। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग क्षेत्र कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24% है। इस मिट्टी के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्तीय मैदान। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो है कि 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो ये लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।